हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सर एमसीक्यू और जो ऊपर केस सिनेरियो ये सॉल्व करा दिया था इसकी वीडियो के, मतलब आरटीपी का मैंने कवर करा दिया था। आज अपन इस वीडियो में सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, एग्जाम में आपको ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीजें मुझे आपको सिखानी है सर। ठीक है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, काम को लेके सुनना। बहुत अच्छे से मैं आपको इसको सिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा सर। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सर मैंने ना टॉप 96 क्वेश्चंस अपलोड किए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके देख लेना सर, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, उसको आप बोल सकते हो सर एलडीआर है सर, लास्ट डे रिविजन क्वेश्चंस है सर, तो उनको आप जरूर करके जाना, वो बहुत आपको हेल्प और सपोर्ट करने वाले हैं सर। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए केस सिनेरियोस भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। चलो लेट स्टार्ट, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई भी बड़े क्वेश्चन में पहले नीचे आके पढ़ा कर वो हमसे चाहता क्या है सर। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल एंड द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल। मतलब आपको आउटवर्ड टैक्स भी निकालना है, इनवर्ड भी निकालना है और नेट जीएसटी लाइबिलिटी भी निकालना है। पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड थ्रू आइसगेट पोर्टल ऑफ द कस्टम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 1 पॉइंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र। अच्छा, ये कंपनी का नाम है सर। ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो सर क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्सेस दिया हुआ है, ऑल द अमाउंट आर गिवन ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। 1 पॉइंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक बात हमेशा ध्यान रखना सर, जिस भी कंपनी के बारे में बता रहा होगा वो कंपनी कहाँ की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में हो सकता है हमारे लिए प्लेस और सप्लाई का रिलेवेंस हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज एंगेज इन मेकिंग वेरियस सप्लाई, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ 50 पावर ड्रिल किट्स टू Build Pro and Son in the state of Maharashtra at the instruction of Tool Mart of Tamil Nadu। सर एक बात समझिए सर, किसी के इंस्ट्रक्शन में हमने किसी और को सप्लाई किया है। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल था, और बिल्ड टू शिप टू मॉडल में सर 3 लोग होते हैं सर, सप्लायर, रेसिपिएंट और थर्ड पार्टी। सर जो सप्लायर और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजेक्शन होता है वही होता है बिल्ड टू शिप टू मॉडल। अब यहां पर सर कौन है सप्लायर, सर 1 पॉइंट, यहां पर 1 पॉइंट सप्लायर है सर। ठीक है, और यहां पर सर किसके इंस्ट्रक्शन में काम चला है सर, टूल पॉइंट के इंस्ट्रक्शन में काम चला है सर, तो टूल पॉइंट हो गया सर यहां पर थर्ड पर्सन। ये क्लियर हुआ। और बिल्ड टू शिप टू मॉडल के केस में लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अब आप बोलोगे सर हमें कौन से क्वेश्चन में कहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना होता है, जहां भी क्वेश्चन में आपको आगे मेंशन ना करे इंटर है कि इंट्रा है, वहां पर सामने से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना होगा। तो सर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया सर, तमिलनाडु। और सर ये कंपनी जो सप्लाई कर रही है वो कहां की है, महाराष्ट्र की। तो सर इस केस में आपका लग जाएगा आईजीएसटी। तो 6 लाख इंटू 18% कर लोगे आप, तो 6 लाख इंटू 18%, तो सर ये 1,08,000 आया समझ, ये आपका आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा। आगे देखो, सप्लाइड सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्न cocoons to silk aura creation for manufacturing साड़ी। सिल्क ऑरा क्रिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड। सर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, आप रजिस्टर्ड हो बट सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है। इनवॉइस इशूड फॉर द सप्लाई कंटेन द एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द सिल्क ऑरा क्रिएशन लोकेटेड इन नासिक महाराष्ट्र। आप बात नहीं समझ रहे हो, फिर से हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, और प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमें सर 10(1)(c)(a) सोचना है सर। जहां पर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास उसका एड्रेस है, हाँ सर हमारे पास उसका एड्रेस है, तो वो एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो सप्लायर कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। सर सप्लाई कहां पर कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है सर। तो सर क्या लग जाएगा, सी और एस, तो इसमें आप 99% कर लेना सर। ठीक है, इंटू 99% कर लेंगे अपन। क्लियर हुआ। अगला देखो सर, ठीक, प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग एट कल्याणी विलेज रिसोर्ट मुंबई महाराष्ट्र टू इट्स एजेंट विद इन महाराष्ट्र ऑन इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कस्टमर क्वेरीज। सर हमने अपने एजेंट को फ्री में सर्विसेज दी है। ठीक है,
अब देखो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सेट सर्विसेज इज 2,60,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इज 2,50,000। सर आप एक बात ध्यान से सुनो और समझो। सर पहली बात तो ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं हो सकता। सर ये शेड्यूल 1 में क्यों नहीं कवर होगा सर? क्योंकि शेड्यूल 1 में सर सप्लाई जो हो रहा है एजेंट को वो गुड्स कवर होता है सर, सर्विसेज नहीं होती है। यहां पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, ठीक है, हमने ट्रेनिंग का 9 लाख रुपीस चार्ज कर लिया है, बट आप एक बात समझो ना सर, हम सर्विस दे रहे हैं तो शेड्यूल 1 में कैसे कवर करोगे सर? शेड्यूल 1 में सर प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड सप्लाई करता है तो कवर होता है, तो उस केस में इस पॉइंट पे जीएसटी नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करेंगे, इसको शेड्यूल 1 में कवर करेंगे और जीएसटी लगा के आ जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से तो सर। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर द टेनेंसी राइट ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। सर रेसिडेंशियल होता, जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट यहां पर टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के, लोकेटेड इन मुंबई फॉर द टेनेंसी प्रीमियम टू नेक्सस सोर्स ऑफ कानपुर यूपी। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस हैज बीन ऑलरेडी पेड ऑन द टेनेंसी प्रीमियम। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे सर? 12(3) है ना सर, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज। तो सर जहां पर इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है सर? मुंबई। तो मुंबई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया सर, इस पे 99% हो जाएगा। समझ आया? क्योंकि सर जो सप्लायर है वो भी महाराष्ट्र का है सर, तो मुंबई हो गया। सीजीएसटी एसजीएसटी। आगे बढ़ते हैं सर। इनवर्ट सप्लाई देखो, इंपोर्टेड ब्लूटूथ स्पीकर फ्रॉम कोरिया, ठीक है, हमने इंपोर्ट किया सर। दिस गुड्स लैंडेड इन मुंबई पोर्ट एंड रीच एट इट्स registered premises on 30th April. Value for the purpose of living IGST is 4 lakh. तो सर हमने ब्लूटूथ स्पीकर मंगाया सर, अब इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट हो जाएगा सर इंटर, तो इस पे लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना सर? सर 4 लाख का 18% आपका आईजीएसटी लग जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात सर, इसमें कई सारे स्टूडेंट से गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस पे गड़बड़ कर दें, ठीक है। उसके बाद आगे देखो सर, पार्टिसिपेशन फी पेड फॉर द बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन जर्मनी ऑर्गेनाइज्ड बाय ध्वनि इंडिया लिमिटेड। सर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है सर, इन इंडिया होता तो टैक्सेबल होता, आउटसाइड इंडिया है सर, ये एग्जेम्प्ट है, और जब ये एग्जेम्प्ट है तो इस पे क्रेडिट कैसे लोगे सर? इस पे आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते। अगला, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रोल्स। सर शेड्यूल 3 की बातें हैं सर, कहां इस पे जीएसटी और कहां क्रेडिट सर? कुछ नहीं है सर। अगला सर, अगला देखो क्या दिया हुआ है, कंज्यूमेबल प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन गुजरात। तो सर इंक्लूड डीजल वर्थ 75,000 यूज फॉर रनिंग मशीन इन द फैक्ट्री। देखो सर एकदम सिंपल सी बात, एक्साइज और वेट की क्रेडिट हमें नहीं मिलती, तो ये तो 1,50,000 में से 75,000 जो है वो हटा दो सर, बचा जो 75,000 है इसमें हमें क्रेडिट मिल जाएगी सर, इसमें हमें क्रेडिट का कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्रेडिट की जो बात आएगी, सिंपल सी बात है सर, रजिस्टर्ड सप्लायर कहाँ का है? गुजरात का है, और मैं जो प्रोक्योर कर रहा हूं कहां पर हूं? महाराष्ट्र में हूं, तो सर क्या लग जाएगा? इंटरस्टेट। 10(1)(a) आ जाएगा सर, 10(1)(a) इंटरस्टेट हो जाएगा, और इसमें सर इंटरस्टेट हुआ तो सर 75,000, इसका 18% आप निकाल लोगे। समझ आया? क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, इजी था। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीजें बताना सर, कैश लेजर, एक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करोगे, उसके बाद कैश लेजर से कितना पे करने का बच रहा है, और आइसगेट पोर्टल ऑफ कस्टम, जो ये आप कस्टम, ये वाला जो आप पे करोगे कस्टम वाला, ये भी आपको अलग से लिख के बताना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इसका आंसर प्रेजेंट करोगे तो जनरली स्टूडेंट क्या होता है, कैश लेजर से कितना पे होगा ये बता देता है, बट आइसगेट वाला भूल जाता है। ध्यान रखना है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि भैया कस्टम के थ्रू आप कितना पे करने वाले वो भी बता दो हमें। आई बात समझ? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। मस्त था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। और ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में नीचे आके सबसे पहले पढ़ो क्या बोल रहे हैं। देखो,
नोट दिया हुआ है, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. ऑल्सो मेक योर कमेंट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी इन द क्रेडिट नोट. If exceed the ICT from the ITC from invoices and debit note in a particular month for all or any of the unit. चलो देखना पड़ेगा सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं ऊपर. देखो, Zenith Chemicals and Allied Limited is a diversified Indian conglomerate dealing in specialty chemicals, industrial reagents and allied services. ठीक है भाई. Over the years, it has established production, trading and service unit across the multiple state. It has obtained input service distributor registration in the state of Kerala. ध्यान रखना, एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहां पर रजिस्टर किया है? केरला में. द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिसीव्स इनवॉइस फॉर सर्विसेज अंडर used across the groups and distribute the ITC pertaining to these groups to the various units. Following details are furnished for a particular month and you are required to distribute the ITC to other units that are carrying manufacturing, trading and supplying services to the customer. तो आपको ये ITC डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है भाई. टर्नओवर आपको दिया हुआ सर, ये 4 यूनिट है, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम में सर, मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र और केरला. ठीक है, इनके आपको टर्नओवर दिया हुआ है. देखो क्या दिया हुआ है, टोटल आईटीसी ऑफ द इनपुट सर्विस अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ विद द आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. टोटल इतनी आईटीसी है सर, ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, इतनी टोटल क्रेडिट है हमारी. ठीक है, आउट ऑफ द अबव आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू बैंगलोर यूनिट अवेलेबल एज आईजीएसटी. तो भैया देखो 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 देखो, ये जो 12 है ये एक्सक्लूसिवली किसकी है सर? बैंगलोर वाले यूनिट की है. ठीक है, तो ये सिर्फ बैंगलोर वालों को ही मिलेगी क्रेडिट, सिर्फ बैंगलोर वाले को. तो बैंगलोर वालों के आईजीएसटी में 12 लाख रिफ्लेक्ट करेगा सर. आउट ऑफ द अबव आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट. देखो सर, ये है त्रिवेंद्रम, एक है हैदराबाद यूनिट. ये सर्विस इन दो की है सर, और अगर ये इन दो की है तो इनके टर्नओवर के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होगी. अच्छा, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है ये कहां पर रजिस्टर्ड है? केरला में. तो केरला से जो आंध्रा होगा वो आईजीएसटी हो जाएगा, और केरला से केरला जो होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा. तो यहां सी और एस होगा, यहां आई और यहां आई. ये चीज दिमाग में होनी चाहिए सर. तो सर इसको अपन किस रेशियो में बांटेंगे सर? इसको अपन बांटेंगे सर 1:2 के रेशियो में सर, या 2:1 जैसा बोल लो सर. त्रिवेंद्रम को आगे रखना चाहते हो तो त्रिवेंद्रम आगे, तो 2:1 के रेशियो में. तो सर 6 लाख को अपन बांटेंगे 2:1 के रेशियो में. मतलब बेसिकली 4 लाख इसमें जाएगा और 2 लाख इसमें जाएगा. और 4 कैसे जाएगा सर? इसमें 2 CS 2. समझ आया सर? आगे बढ़ते हैं. Rest of the credit of input service available is allocable as common unit of all the units and is received from the local supplier in Kerala. रेस्ट जितनी भी क्रेडिट है वो लोकल सप्लायर ऑफ द केरला से रिसीव हुई है. और सर रेस्ट कितनी क्रेडिट है पहले ये निकालो. 48 - 12 - 6, तो ये आ जाएगा सर आपका 30. अब ये जो 30 की क्रेडिट है ये चारों यूनिट की है. ये वाली जो क्रेडिट है ये चारों यूनिट की है, और ये चारों यूनिट की उनके टर्नओवर के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होगी. पर ये ध्यान रहेगा कि सर केरला से केरला में सी और एस लगाना, केरला से अगर दूसरे स्टेट्स में हुआ ये 3 में आई है, और एक ही सिर्फ त्रिवेंद्रम है जहां पर आप सीजीएसटी लगाएंगे और एसजीएसटी लगाएंगे. ठीक है, तो इसको टर्नओवर के बेसिस में, इसको आप टर्नओवर के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. आगे देखते हैं क्वेश्चन. बेसिक वैल्यू ऑफ डेबिट नोट रिसीव फॉर द इनपुट सर्विसेज received during the month in respect of the previously supply with tax levied at the rate of 12% being charged and shown separately. भैया इस बंदे ने डेबिट नोट रिसीव किया है, समझो, सामने वाले से डेबिट नोट रिसीव किया है, तो इसने बंदे ने पेमेंट किया. अब अगर ये पेमेंट करेगा तो सर क्या ये क्रेडिट लेगा? यस सर, क्रेडिट लेगा. तो 50 लाख का 12% कितना हो जाएगा सर? 50 लाख का 12% हो जाएगा ये 6 लाख. ठीक है, अब ये जो 6 लाख की क्रेडिट है, इस 6 लाख की क्रेडिट को ये बंदा लेगा क्योंकि इसको डेबिट नोट रिसीव हुआ है. डेबिट नोट रिसीव हुआ है मतलब इसका पैसा देने का बनता है. समझो, सामने वाले ने डेबिट नोट इशू किया है, मतलब सामने वाला बोल रहा है मेरा तेरे से पैसा लेने का बनता है. तो जब मैं उसको पैसा दूंगा तो मैं क्रेडिट लूंगा, तो मैं क्रेडिट लूंगा 6 लाख की, और ये 6 लाख की वही ऊपर टर्नओवर के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों में. आगे बढ़ते हैं.
दिस पर्टेन्स टू ऑल 4 यूनिट्स, देखो लिखा भी है। टोटल वैल्यू इन द क्रेडिट नोट रिसीव्ड फॉर द इनपुट सर्विस। 1 मिनट, अब मुझे क्रेडिट नोट मिला है सर, अब मुझे क्रेडिट नोट मिला है, ध्यान रखिए सर। एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू त्रिवेंद्रम यूनिट, टैक्स एट द रेट ऑफ 99% विच इज चार्ज एंड इंडिकेटेड सेपरेटली। ये सिर्फ त्रिवेंद्रम यूनिट के लिए सर, और त्रिवेंद्रम यूनिट के लिए तो सर 99 टैक्स है सर, 18 दिया हुआ ना सर, 118 तो 99 CGST SGST तो 9 और 9 CGST 9 SGST 9। अब क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है, समझो, क्रेडिट नोट सामने वाले से रिसीव हुआ है, तो सर इस केस में हमारी जो हम क्रेडिट ले लिए थे उसे हमें क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा। सर सामने वाले ने हमें क्रेडिट नोट इशू किया ना, तो सामने वाला बोल रहा है भाई मेरा तेरे को पैसा देने का बनता है, ठीक है, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो आप ऊपर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किए उस क्रेडिट में से ये 99 माइनस कर दोगे सर, ठीक है। तो त्रिवेंद्रम वाली जो क्रेडिट निकाले हो उस त्रिवेंद्रम वाली क्रेडिट में 99 को माइनस कर देना। अब माइनस करने के बाद ध्यान से सुनो क्या बातें हो सकती है। मान लो अगर आपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया और आपका त्रिवेंद्रम का आ रहा होगा सर, मान लो 8 CGST और 8 SGST, और आपका रिवर्स का 99 आ रहा है, तो उस केस में 11 की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होके आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिवर्स ज्यादा आ रहा है सर, आपको जो एक्सेस रिवर्स हुआ है जिसके कारण 11 को आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके पे करना है। सर मान लो अगर ये 10 और 10 आता तो उस केस में आपके पास 11 की क्रेडिट अभी भी पड़ी हुई है। समझ आया? ये क्लियर हुआ सबको? बैठा है सबके दिमाग में? सिंपल। ये क्वेश्चन आप बनाना, इस क्वेश्चन में कॉलम्स बहुत सारे बनेंगे और उसके बाद आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम है। ये आप आराम से कैलसी में भी बैठ के घर में कर सकते हो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। देखो, Archie Space Design Private Limited, hereinafter referred as Archie Space, and Skyview Infra LLP, hereinafter referred as Skyview Archie Space, entered into an agreement in June to provide architectural services. Skyview paid an advance of 2 lakh rupees on 15th May. हम सर्विसेज जून में देने वाले हैं पर एडवांस में हो गया सर। सर अगर सर्विसेज के केस में एडवांस में दे दिया जाए तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है? यस सर, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई 15th में ही हो गया for the provision of said services. However, before Archie Space could render the architectural services scheduled to be supplied in June, the contract was cancelled on 25th May due to some legal permission delays. कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये सर्विस कैंसिल हो गई, ठीक है। Airspace has already issued an invoice for the advance in May and has paid the applicable GST on the advance amount. भैया ये भाई साहब तो 2 लाख रुपए में GST तक पे कर दिए हैं, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिए हैं और सप्लाई हुई नहीं है सर। अब इस केस में जीएसटी गवर्नमेंट को पे हो गया है, सप्लाई आगे हुई नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें सामने वाले को पैसा वापस करना है। पैसा किसी को देना है तो क्रेडिट नोट, लेना होता तो डेबिट नोट। तो यहां पर इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा सर? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा सर। ये बात समझो सर। As its tax consultant, you are required to advise Archie Space is eligible to claim refund of the GST already paid on this advance or whether it should adjust its tax liability. सर सबसे पहले तो आप क्रेडिट नोट इशू करो, क्रेडिट नोट इशू करने के बाद अपनी टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट करो। बट अगर आप टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई स्कोप ही नहीं है टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट करने का, तब आप रिफंड के लिए जा सकते हो। अदरवाइज तो आपको क्रेडिट नोट से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ लो सर। अगर इसकी कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं रहेगी तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, फिर इसको क्रेडिट नोट से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी रिफंड ही लेना पड़ेगा सर। आई बात समझ? क्लियर हुआ ये सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, नीचे आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द CGST लॉ एंड रूल्स मेड देयर अंडर द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एनी पेबल बाय विक्रमादित्य राव in this case assuming that he is not opted for quarterly return monthly payment scheme। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहानी हुई है। विक्रमादित्य राव, a registered supplier under GST in the state of Gujarat, is engaged in providing financial consultancy services across various states in India. He made several taxable supplies during the month of April. On 18th April, he collected an IGST of 15,50,000 from his client for services rendered.
However, owing to internal accounting delays and a system migration going on his firm, Mr. Rao failed to deposit the said amount within 30 days from the due date of the payment. ठीक है. No show cause notice has been issued by the GST department until that time. Before any such notice could be served, Mr. Vikramaditya Rao, upon reconciling his account, voluntarily decided to discharge his outstanding tax liability. He believed that if the tax is paid before the issuance of show cause notice, no penalty will be levied and only interest, if any, would be applicable. Accordingly, Mr. Ross self-assessed his total tax liability of 15,50,000 and made the payment on 26 June. एक मिनट, पहले तो इंटरेस्ट है सर, पहले अपन इंटरेस्ट निकाल लेते सर. अप्रैल की कहानी है तो इसको पे कर देना चाहिए था सर 20 मई तक. ये क्रिस्टल क्लियर है. जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे, 20 मई को पे कर देंगे. सर इसने कब पे किया? 26 जून को. कितने दिन हो गए सर? मई के हो गए 11 दिन और 26 दिन हो गए जून के, 37 डेज. तो सर 15,50,000 इंटू 18% इंटू 37 डिवाइडेड बाय 365, इतना तो सर इसको इंटरेस्ट पे करना है. ये क्रिस्टल क्लियर कर लो कि इसको इंटरेस्ट तो पे करना है. क्लियर हो गया. अब बात आती है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि शो कॉज नोटिस इशू होने के पहले ही मैं पेनल्टी पे कर दूंगा. सर आप एक बात समझिए, पुराना जमाना हुआ करता था जब 73-74 में ये बोला जाता था कि शो कॉज के पहले अगर आप पेमेंट कर दो तो आप पेनल्टी से बच जाते हो. अब ये कहानी बंद हो चुकी है सर. 24-25 से आ गया है 74A, और 74 ये बोलता है सर कि अगर आप शो कॉज नोटिस इशू होने के पहले भी पेमेंट कर दोगे तो उस केस में भी आपको 10% ऑफ द टैक्स और 20,000 दोनों में विचएवर इज हायर. गवर्नमेंट हमेशा हमसे हायर लेगी सर, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा. तो हमारा सर 10% ऑफ टैक्स है 1,55,000 और 20,000 दोनों में विचएवर इज हायर मतलब सर हमें 1,55,000 हमें गवर्नमेंट को एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा. ये बात दिमाग में बैठा लो. आई बात क्लियर? ये बात क्लियर हुई? सबको समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है. इसके अलावा और कुछ तो नहीं है ना? नहीं, इसके अलावा और कुछ तो नहीं पूछा हमसे क्वेश्चन में. ठीक है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आपसे पूछ रहे सर, डिटरमाइन द टाइम लिमिट which the audit under section 65 is required to be completed assuming no extension is permitted in the given case. Very nice. तो सर देखो, सिंह सैंग लिमिटेड, वैसे तो सर टाइम लिमिट अगर मैं ऊपर ना भी पढ़ूं तो वो 3 months है. अब 3 months कौन सी डेट से, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो देखो. सिंह सैंग लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर जीएसटी लॉ इन द स्टेट ऑफ यूपी, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. द कंपनी हैज एन ऑफिस एंड अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी इन नोएडा, यूपी, where it carries out its business operation and maintain all accounts and GST related records. On 10 July, Sing Sang Limited received a notice for audit. aha सर, नोटिस फॉर ऑडिट कब आई सर? 10 जुलाई को. ध्यान रखना सर. फ्रॉम द जुरिडिक्शनल टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 65. सिंह सैंग सबमिटेड ऑल द रिकॉर्ड्स. भैया किस दिन रिकॉर्ड सबमिट किया? पहला पॉइंट. दूसरा, subsequently the tax audit team visited. second point ये देखो सर, यही तो ध्यान रखना है. दोनों डेट में whichever is later. तो सर 25 जुलाई और 8 अगस्त दोनों में whichever is later क्या होगा? 8 अगस्त. और 8 अगस्त से आपको 3 महीने का टाइम लिमिट है सर कि आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी ऑडिट. सर आई बात समझ मेरे हिसाब से? बैठा दिमाग में? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? ये 18th वाला क्वेश्चन है. आओ नीचे पढ़ते सर, हमसे पूछा क्या 18th वाला क्वेश्चन. देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर विच द गुड कैन बी सेंड टू द जॉब वर्कर. ठीक है. हैज ग्लोब मशीन लिमिटेड कंप्लाइड विद दिस रिक्वायरमेंट? पढ़ना पड़ेगा ऊपर. डिस्कस वेदर द इंपोर्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द सेड गुड्स आर इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस प्रोवाइडेड इन द अफोरसेड रूल्स. ठीक है. What records keeping responsibility does the job worker, sharp tools and company have in this case? And if part of the process rods need to be sent to the another job worker for further finishing, which document must accompany such movement of goods? ठीक है भाई, पढ़ लेते ऊपर.
Globe Machine Private Limited, an importer based in Chennai, imported a consignment of a specialized steel rods in May 25 for manufacturing high precision auto parts. Since the company does not have the required machinery for cutting and shipping, it sent its rods to a local job worker. Same under the delivery challan and e-way bill. तो हम पढ़ के आए थे सर, जॉब वर्कर को भेजते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? 1 ईयर. 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल. ठीक है, मेंशनिंग द डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ रिकॉर्ड्स. द जॉब वर्कर मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ receipt, the process carried out and the scrap generated. However, due to the delay in production schedule, the rod remained with the job worker till June 26. सर मई में भेजा था ना, मई से 1 साल सर, मई 26 ही तो होगा, जून कैसे हो गया? लेट हो गया. तो ये क्या कंप्लाई किया रिक्वायरमेंट का? नो सर, ये इज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट. ठीक है, उसके आगे देखते हैं. Upon inspection by the jurisdictional custom officer, the importer is unable to furnish proper utilization of some of the rods as per the particular furnished earlier, sir. तो हमसे अगला क्वेश्चन यही तो पूछा है, whether importer shall be responsible? Yes sir, importer ही responsible होगा कि उस गुड्स का प्रॉपर जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं जॉब वर्कर के वहां. नहीं हो रहा है तो इंपोर्टर ही लायबल होगा सर. फिर प्रॉपर ऑफिसर उसके अगेंस्ट एक्शंस लेगा सर. ठीक है. What record keeping responsibility does the job worker? जॉब वर्कर क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा सर? जितने भी गुड्स रिसीव हुए हैं. दूसरा, जो भी रिकॉर्ड्स ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर बोलेगा वो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करेगा सर. इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द प्रोसेस रॉड नीड टू बी सेंड टू द अनदर जॉब वर्कर. आप भेज सकते हो, अनदर जॉब वर्कर को भी भेज सकते हो, थ्रू ई-वे बिल भेज सकते हो सर. ई-वे बिल जनरेट करके आप अंडर इनवॉइस और ई-वे बिल आप अनदर जॉब वर्कर को भी भेज सकते हो गुड्स. ठीक है. ये क्वेश्चन एफटीपी का है सर, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं सर. ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप एक बार रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कस्टम का है. देखो क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी एंड द इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ मशीन. यू मेक सुटेबल एजम्पशन वेरेवर रिक्वायर्ड. देखो, ब्लू क्रेस्ट मशीनरी कंपनी, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन इंडिया, इंपोर्टेड अ मशीनरी फ्रॉम यूके सप्लायर इन मे. एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन इज 10,000. एयर फ्रेट 3,000. एयर फ्रेट है सर, एयर फ्रेट है सर. तो एयर फ्रेट के केस में हमें 20% चेक करना होगा सर, 20% से ज्यादा नहीं हो सकता. फर्दर द बायर इज रिक्वायर्ड टू पे लाइसेंस फीस. सर लाइसेंस फीस क्या ये वैल्यू में ऐड होगी? यस सर, लाइसेंस फीस इंडिया से बाहर पे हुई है, डेफिनेटली वैल्यू में ऐड हो जाएगी, 400 ऐड हो जाएगा. मोर ओवर फर्म हैज ऑल्सो पेड अ बाइंग कमीशन. सर बाइंग कमीशन ऐड नहीं होता वैल्यू में. ठीक है. इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज 20th में. रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी. सर हमें तो सीबीआईसी का ही रेट लेना रहता है और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है उसी दिन का रेट लेना होता है. डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट. सर एयरक्राफ्ट बाद में आया है, बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल हो गई है. ठीक है. रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी का इस दिन का कोई मतलब नहीं, पर सर दोनों में विच एवर इज लेटर जो डेट होती है उस डेट की हम रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी लेते हैं, जो कि बेसिकली हम अभी 10% लेंगे. ठीक है. और आईजीएसटी 12% दिया हुआ है. इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल नहीं दी है तो 1.125% ऑफ एफओबी ले लोगे सर. मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा. इसमें ऐसा कोई टिपिकलिटीज नहीं है, जो मैंने आपको बताया उसी बेसिस में करना है. सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ले लेना, बाकी तो और कुछ नहीं है सर. ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा. कैलकुलेशंस करना सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कोई टफ वाला पार्ट नहीं है सर. ठीक. आई होप समझ आया होगा. ये मैंने आप लोगों के साथ आरटीपी डिस्कस कर ली, इसके बाद एमटीपीज आएगी, वो भी मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा सर. तो इस चैनल पे बने रहो, मैं आप लोगों के लिए पूरे जीएसटी के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं. अगर आप नहीं हो साथ में तो इसमें आपका लॉस है सर. ठीक है, टोटल आपका लॉस है. टॉप 96 क्वेश्चन, केस सिनेरियोस, आरटीपी, एमटीपी सब इस चैनल पे आपको मिल जाएगा. आपको बस इस चैनल पे बने रहना है सर, साथ में रहना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है सर. ठीक है, चलो, थैंक यू.